अच्छा देखिए, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कौन से वाले ग्लैंड की, पिट्यूटरी ग्लैंड, और हमने पिट्यूटरी ग्लैंड के तीनों लॉब्स को जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया और उनकी सिक्रीशंस को भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज जो नेक्स्ट है वो है थायराइड ग्लैंड। तो सबसे पहले तो देख लें थायराइड ग्लैंड की लोकेशन, कि हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो कहाँ पर लोकेटेड होता है। अब देखें कहाँ लोकेटेड है। ये आपका ट्रेकिया है, विंड पाइप कहते हैं। ट्रेकिया के ऊपर क्या होता है, लैरिंक्स। ट्रेकिया के ऊपर क्या है, ये लैरिंक्स। अब थायराइड ग्लैंड की पोजीशन जो है वो कहाँ है, तो आपकी वो कह रही है ऑन ईदर साइड ऑफ ट्रेकिया इंफीरियर टू द लैरिंक्स, यानी ट्रेकिया के ये दोनों तरफ ऐसे ईदर साइड पर, और किसके इंफीरियर, इंफीरियर टू लैरिंक्स। लैरिंक्स से जो है वो नीचे की तरफ यहाँ लोकेटेड होता है क्या, यहाँ पर लोकेटेड होता है आपका थायराइड ग्लैंड। तो ये तो हो गई आपकी बुक जो बता रही है थायराइड ग्लैंड की लोकेशन। अच्छा एक और चीज़ भी होती है, यहाँ ऊपर की तरफ एक थायराइड कार्टिलेज होता है, लैरिंक्स के यहाँ पर क्या होता है, थायराइड कार्टिलेज। अक्सर मेल के अंदर ये थायराइड कार्टिलेज थोड़ा सा प्रोट्रूड हो जाता है, जिसको एडम एपिल कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एडम एपिल। वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से थोड़ा उसका साइज ज़्यादा हो जाता है। तो ये तो थायराइड ग्लैंड की लोकेशन होगी। अच्छा अब अगर आप थायराइड ग्लैंड की शेप देखें, अगर मैं इस थायराइड ग्लैंड को बाहर निकाल लूँ ऐसे, तो इसकी अगर आप शेप देखोगे तो इसकी शेप बटरफ्लाई की तरह, इसकी शेप किसकी तरीके से है, बटरफ्लाई जैसी है। और क्यों इसकी शेप बटरफ्लाई जैसी हुई है, बिकॉज इट कंपोज ऑफ टू लॉब्स, क्योंकि इसकी कितनी लॉब्स होती हैं, इसकी टू लॉब्स होती हैं। एक लॉब ये हो गई और एक लॉब ये हो गई, तो टोटल इसकी कितनी लॉब्स हो गई, टोटल इसकी जो है वो टू लॉब्स हो गई। इसकी कितनी लॉब्स हो गई है, टू जो है वो लॉब्स हो गई। अच्छा इसके बाद देखें, ये तो इसकी शेप हो गई, लोकेशन और शेप की हमने बात कर ली। अब आप आ जाते हैं सिक्रीशन की तरफ, कि ये कौन से हार्मोन जो है वो क्या करता है, सिक्रीट करता है। इसमें सिक्रीशन जो है वो कौन कौन से हार्मोन की हो रही है। अच्छा इधर देखें, इसमें जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक तो है ट्राई आयोडोथायरोनिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन, T3 इसको कहते हैं। दूसरा जो हार्मोन है वो है टेट्रा आयोडोथायरोनिन, इसको T4 भी कहते हैं। और तीसरा क्या है, ये है कैल्सीटोनिन। ये तीन हार्मोन जो है वो कहाँ से रिलीज होते हैं, ये तीन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अच्छा इसको T3 क्यों कह रहे हैं और इसको T4 क्यों कह रहे हैं, ट्राई, इसमें 3 आयोडीन के एटम होते हैं, इसकी स्ट्रक्चर में कितने आयोडीन के एटम होते हैं, 3, और इसमें आयोडीन के एटम कितने होते हैं, 4। आपको पता है जो हम अपनी डाइट में आयोडीन लेते हैं, ज़्यादातर हमारा आयोडीन जो है वो कौन अपटेक करता है, ये थायराइड ग्लैंड ही अपटेक करता है। ज़्यादातर आयोडीन हमें कौन अपटेक करता है, थायराइड ग्लैंड, क्योंकि थायराइड ग्लैंड को थायरोनिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो हमारी बॉडी में जितना भी आयोडीन जाता है वो ज़्यादातर कहाँ जाता है, वो थायराइड ग्लैंड के पास जाता है। अच्छा ये हार्मोन जब सीक्रेट होते हैं, इनके सीक्रेट होने का सीक्वेंस आपको पता है, कि इनको सीक्रेट होने के लिए जो स्टिमुलस है वो कहाँ से आएगा, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से आएगा। कौन सा हार्मोन लेकर आएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन इनको लेकर आएगा, थायराइड। इसको कौन स्टिमुलेट करेगा ये हार्मोन सीक्रेट करने के लिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एंटीरियर लोब को कौन एक्टिव करेगा, हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, थायराइड रिलीजिंग फैक्टर। थायराइड हार्मोन जो रिलीजिंग फैक्टर होगा वो कहाँ से आएगा, वो आएगा हाइपोथैलेमस से। यानी इनकी जो सिक्रीशन है, मतलब अगर यहाँ से जो T3 और T4 रिलीज हो रहे हैं, इनको मैसेज कौन दे रहा है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को ये मैसेज कौन दे रहा है, रिलीज करने के लिए वो दे रहा है हाइपोथैलेमस। तो ये क्या है, ये इसकी सीक्वेंस है। तो चलो बात कर लेते हैं, ये T3 और T4 जो है वो ज़्यादातर एक जैसा ही फंक्शन करते हैं। तो ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करते हैं, इनके काम क्या है। तो आपकी बुक कह रही है कि इसके फंक्शंस में जो है सबसे पहला फंक्शन है जो आपकी प्रमोशन और प्रमोट बेसल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। अब देखो बेसल मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, तो बेसल मेटाबॉलिक रेट हम कहते हैं एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग रेस्ट। जब आप रेस्ट की हालत में होते हो, बैठे हुए हो, सो रहे हो, ये कौन सी हालत है आपकी, रेस्ट की। जब आप रेस्ट में होते हो तो तब आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है।
सही है ना। आपको किसकी ज़रूरत होती है, एनर्जी की। और वो रेस्ट की हालत में जितनी आप एनर्जी जो यूज़ करते हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेजल मेटाबॉलिक रेट। तो आपका जो बेजल मेटाबॉलिक रेट होता है, जब आप रेस्ट में होते हो तब भी आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। हार्ट तो बीट कर रहा है ना आपका, और भी बहुत सारे बॉडी के फंक्शन हो रहे हैं, तो उसके लिए किसकी ज़रूरत है, एनर्जी की। कम एनर्जी की ज़रूरत होती है मगर एनर्जी की ज़रूरत हमें होती है। और उस वक्त जो हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेजल मेटाबॉलिक रेट ऑफ द बॉडी। और ये भी आपको जो इसको प्रोमोट कौन करता है, इसको प्रोमोट करते हैं ये T3 और T4 हार्मोन। सही है ना। आपका अब मिसाल के तौर पे आप रेस्ट में हो तब भी आपको एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना है एनर्जी के लिए, तो वो कौन करेंगे, उसमें कौन प्रोमोट करेगा, T3 और T4। इनहांस ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, जाहिर सी बात है एनर्जी तो किससे मिलेगी, ग्लूकोज से ना। ग्लूकोज की जो है वो ब्रेकडाउन होगी, पहले ग्लाइकोजन टूटेगा ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज जो है वो किस में ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज एटीपी बनाएगा। तो ये जो काम हो रहा है इसको भी इनहांस कौन कर रहा है, इसको भी जो है वो T3 और T4 हार्मोन इनहांस कर रहा है। एंड सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर, और आपके लिवर के अंदर जो आपको पता है सिंथेसिस होती है कोलेस्ट्रॉल की, कहाँ पर, हमारे लिवर में। तो लिवर में जो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस होती है उसको भी इनहांस कौन कर रहा है, उसको प्रोमोट कौन कर रहा है, उसको भी ये T3 और T4 हार्मोन कर रहा है। प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम इन फीटस एंड इन्फेंट। फीटस कहते हैं, फीटस देखो किसको कहते हैं, तो बताइए किसको कहते हैं फीटस, बताओ। फीटस होता है ना जो बेबी, कौन सा बेबी, फीटस होता है ना जो बेबी को ही तो कहते हैं, बेबी को फीटस कहते हैं। एक बार जब एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा होता है, एम्ब्रियो के जब मेजर पार्ट बन जाते हैं तो फिर वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वो हो जाता है फीटस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं फीटस। अच्छा, इसके अलावा इन्फेंट किसको कहते हैं, जो फीडिंग पर होता है, जो बच्चा फीडिंग पर है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम इन्फेंट कह रहे हैं। आपको पता है जो ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, एक तो जो फीटस होता है, एम्ब्रियो को कह लें या फीटस कह लें, जब फीटस के अंदर जो ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है उसमें कौन हेल्प कर रहा है, उसके अंदर भी ये T3 और T4 हार्मोन क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और उसके साथ क्या होता है कि जब फीटस, एक बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उस वक्त भी उसकी ब्रेन की डेवलपमेंट चलती है। आपको पता है शुरू के 5 साल तक बच्चे की क्या हो रही होती है, ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही होती है। तो पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद ब्रेन की जो अच्छी डेवलपमेंट है उसमें जो है वो कौन हेल्प करेगा, उसमें भी हेल्प करता है T3 और T4 जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तभी कहते हैं बच्चों को 5 ईयर के बाद स्कूल लगाना चाहिए, जब उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट क्या हो जाती है, बहुत बेहतर हो जाती है। सही है ना। तो उस वक्त जो है, क्योंकि बच्चों की तो छोटे बच्चे जो इन्फेंट होते हैं उनकी क्या हो रही होती है, ब्रेन की उस वक्त भी जो डेवलपमेंट हो रही होती है। एक्ट ऑन मसल्स फॉर देयर डेवलपमेंट एंड फंक्शन। आपके मसल्स की जो डेवलपमेंट होती है, आपके मसल जो अपने फंक्शन करते हैं उसके लिए भी किसकी ज़रूरत है, उसके लिए भी थायरोक्सिन की ज़रूरत है। अब आपकी बॉडी, आपकी जो बुक है ना, वो इसके डिटेल में तो नहीं जा रही है कि कैसे, हाउ, लेकिन आपको ये फंक्शन पता होना चाहिए कि इसमें हेल्प करता है कौन, थायरोक्सिन। प्रोमोट ग्रोथ एंड मैचुरेशन ऑफ स्केलेटन। आपका जो ग्रोथ हार्मोन है उसके साथ मिलकर क्या करता है, आपके स्केलेटन की ग्रोथ और उसको मैच्योर होने में क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा प्रोमोट नॉर्मल मोटिलिटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, इसकी जो मोटिलिटी होती है, जो पेरिस्टोल्सिस है जिसके जरिए फूड क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसमें भी कौन हेल्प कर रहा है, उसमें भी हेल्प कर रहा है आपका ये T3 और T4। इट वाज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ T3 एंड T4 इन योर बॉडी। ये हमने बात कर ली किसकी, T3 और T4 के फंक्शन की, आपकी बॉडी में ये क्या क्या काम करते हैं। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे हार्मोन के साथ बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये जो आपको आएगा ना, ये वाला, ये फंक्शन आपको सिर्फ किस में मिल रहा है, T3 और T4। ठीक है, वरना ग्रोथ के अंदर तो जो है वो कौन सा वाला हार्मोन हेल्प करता है, ग्रोथ हार्मोन भी हेल्प करता है, और बहुत सारे फंक्शन में भी दूसरे हार्मोन इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ये जो काम है ये कौन कर रहा है, ये सिर्फ T3 और T4 कर रहा है। अच्छा, अब इधर देख लेते हैं एबनॉर्मल सिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4। अगर ये T3 और T4 एबनॉर्मली सीक्रेट हो, यानी अगर इसका लेवल हाई हो जाए, थायरोक्सिन जो है इसका या T3 या T4 का लेवल जो है अगर क्या हो जाए, हाई हो जाए, ओवर सिक्रीशन हो जाए। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब क्या हो गया, एक्सेस ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन एक्सेस हो जाए। और अगर लो हो जाए, अंडर सिक्रीशन हो जाए, कम सिक्रीट हो, तो उसको क्या कहेंगे, हाइपर। हाइपर का मतलब होता है हाई,
और हाइपो का मतलब क्या होता है, लो, सही। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की जो काज करता है, जो डिजीज काज करता है, एक ही डिजीज आपकी बुक में दी हुई है, किससे रिलेटेड, अगर आपके थायराइड ग्लैंड T3 और T4 बहुत ज़्यादा सिक्रीट करना शुरू कर दे, तो उसकी वजह से आपकी बुक में एक डिजीज दी हुई है, और उस डिजीज को हम कह रहे हैं ग्रेव्स डिजीज। उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं ग्रेव्स डिजीज। अच्छा, अब देखो ग्रेव्स डिजीज के सिम्टम क्या हैं। ग्रेव्स डिजीज है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो इसके सिम्टम्स देखो, सबसे पहले क्या है, अब देखो थायरोक्सिन अगर ज्यादा हो रहा है तो थायरोक्सिन क्या करता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देता है ना। तो अगर थायरोक्सिन बहुत ज्यादा होगा तो हाई मेटाबॉलिक रेट, यानी आपको इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है, जब आप रेस्ट में होते इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन ये थायरोक्सिन क्या करता है, हाई अमाउंट में आपको क्या देना शुरू कर देता है, एनर्जी देना शुरू हो जाता है। रैपिड एंड इरेगुलर हार्टबीट को भी आपको रैपिड कर देता है, और हार्टबीट को क्या कर देता है, इरेगुलर कर देता है। नर्वसनेस होना शुरू हो जाती है, और नर्वसनेस होने के साथ साथ एक्सोथैलेमिया